नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा मेंटर्स की ऑनलाइन क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वह एकदम बेसिक होगी, बेसिक मैथ से रिलेटेड होगी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आज की क्लास में हम बात करेंगे बेसिक मैथ्स के सबसे पहले टॉपिक के बारे में, जो है भिन्न। आइए देखते हैं भिन्न क्या है। बात करते हैं भिन्न की। भिन्न जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो आइए बात करते हैं भिन्न। भिन्न, सबसे पहले तो शब्द का अर्थ देखते हैं। भिन्न भिन्न क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, कोई भी नंबर है उसको p बाय क्यू की फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो वो क्या होता है, फ्रैक्शन। जहां पर हर जो है वह क्या होगा, जीरो नहीं होगा। देखिए भिन्न वह संख्या जिसे p बाय क्यू ब्रैकेट में अंश तथा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। भिन्न किसे कहते हैं, वह संख्या जिससे p बाई क्यू या अंश तथा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं भिन्न का। भाई भिन्न का एग्जांपल जैसे 3/7, 2/5। यहाँ पर भिन्न का शब्द का अर्थ 3/7, 2/5, ये दोनों आपस में क्या है, अलग अलग है। अगर मैं 2/5 को क्या लिख दूं, 0.4 लिख दूं तो यह भिन्न ही है। इसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट वाले नंबर को अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं भिन्न के प्रकारों के बारे में। भिन्न के प्रकार, ठीक है, भिन्न पढ़ लिया, भिन्न के प्रकार पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, भिन्न के प्रकार। सबसे जो पहला प्रकार है भिन्न का, वह है आपके उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है, उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें अंश की वैल्यू हर से छोटी है। अंश की वैल्यू हर से छोटी है। कैसे, अंश की वैल्यू हर से छोटी। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2/7, 3/5, 4/9। ये जो आपके एग्जाम्पल है ये सारे उचित भिन्न के एग्जाम्पल है ना। यहाँ पे क्यों, क्योंकि 2 जो है वह 7 से छोटा है, 3 जो है वह 5 से छोटा है, और 4 जो है वह 9 से छोटा है। सेकंड सेकंड देखते हैं यहाँ पे, विषम भिन्न। सेकंड आएगा यहाँ पे विषम भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न के बाद में सेकंड आता है आपके टाइप विषम भिन्न। विषम भिन्न में क्या होता है भाई, उचित भिन्न में अंश हर से छोटा है, तो विषम भिन्न में अंश जो है वह हर से बड़ा हो जाएगा। कैसे, देखिए एग्जांपल, यहाँ पे 2/7 है, तो क्या मैं विषम भिन्न में 7/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 7/2 में अंश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, हर से। अगला 9/4, 9/4 में भी 9 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, या मैं कह सकता हूँ अंश जो है वह किससे बड़ा है, हर से बड़ा है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ये विषम भिन्न का एग्जाम्पल हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा आता है आपके मिश्र भिन्न। तीसरा आता है आपके मिश्र भिन्न। तीसरा क्या आता है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या है भाई, दो चीजों को मिलाने पर जो मिश्रण बनता है, उसी प्रकार दो भिन्न को मिलाने पर क्या मिल जाएगा, मिश्र भिन्न बन जाएगा। देखिए 2/7, 7/2, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ डायरेक्ट। 2 + 3/7 है ना, यहाँ पे 2 और 3/7 मैंने दोनों को आपस में मिला दिया तो क्या बन गया, मिश्र भिन्न बन गया। एग्जांपल किसी समझ में आ रहा है, मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, दो भिन्न को आपस में मिलाने पर या एडिशन करने पर, सब्सट्रैक्ट करने पर, कुछ भी करने पर, मिलाने पर जो बनता है वह क्या होता है,
मिश्र भिन्न होता है। चौथा देखिए, फोर्थ जो आपके एग्जाम्पल है वह आ जाएगा भाई, फर्स्ट था उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। अब आता है आपके कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, जिसे बोलते हैं सम्मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न, सम्मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? जैसे आपने कहीं कहीं बुक्स में पढ़ा होगा, आपने 10th 9th 8th पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, 2 सही 3/5, 4 सही 5/9, ये जो सारे एग्जाम्पल है वह सम्मिश्र भिन्न में आते हैं। देखिए 2 सही 3/7, 5 सही 4/9, इस प्रकार के जो भिन्न है ये सारे क्या है? सम्मिश्र भिन्न है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। उसके बाद में पांचवा टाइप आता है आपके यौगिक भिन्न। यौगिक भिन्न, पांचवा टाइप आता है आपके यौगिक भिन्न। यौगिक भिन्न क्या है? वापस साइंस की लैंग्वेज में देखें, अगर साइंस की लैंग्वेज में देखें तो जब दो तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, दो तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर दो भिन्न जो है वह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक भिन्न का निर्माण करते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अंश जो है वह भी एक भिन्न है और हर जो है वह भी एक क्या है? भिन्न है। ऊपर जो अंश दे रखा है वह भी भिन्न है और नीचे हर जो दे रखा है वह भी क्या है? भिन्न है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो 2/5 और अपॉन में है 3/7, तो आप देख सकते हैं ऊपर 2/5 यह भी एक भिन्न है और नीचे 3/7 है, तो यह भी क्या है? भिन्न है। तो 5 टाइप पढ़े हमने, उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, सम्मिश्र भिन्न, यौगिक भिन्न। एक टाइप और है जिसे बोलते हैं सतत भिन्न। छठा जो टाइप है 5 टाइप के बाद में, वो है आपका सतत भिन्न। अब सतत भिन्न क्या है? सतत भिन्न जो है वह आपके इंपॉर्टेंट है काफी। किस लिए? क्योंकि सतत भिन्न जो है उससे रिलेटेड, सतत भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड ओलंपियाड, आईआईटी, आगे जाके आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो सतत भिन्न में से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। इस सतत भिन्न के टॉपिक में से ऑप्शनल क्वेश्चन काफी मिलते हैं, इसलिए यह जो सतत भिन्न है यह आपके इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सतत भिन्न? नाम से पता चल रहा है, सतत भिन्न का मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली चलने वाला फ्रैक्शन। जैसे दो एग्जांपल बता रहा हूं डायरेक्ट, 2 + 1/2 + 1/2 + 1/, ऐसे चलता रहेगा, ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। जरूरी नहीं है इन्फिनिटी तक चले, चलता रहेगा, कहीं पे खत्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी तक लिया है क्योंकि कंटिन्यूअसली चल रहा है। आई बात समझ में? तो 6 प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं। एक बार सभी का हम रिवीजन करते हैं, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। उचित भिन्न क्या होता है? अंश की वैल्यू हर से छोटी, 2/7, 2 से छोटा है। विषम भिन्न क्या होता है? अंश की वैल्यू हर से बड़ी, 7/2। आई बात समझ में? मिश्र भिन्न क्या होता है? 2 + 3/7। दो भिन्न को आपस में मिलाने पर क्या बनता है? मिश्र भिन्न। सम्मिश्र भिन्न 2 से 3/5, 2 से 3/7, 5 से 4/9, ये सारे एग्जाम्पल सम्मिश्र भिन्न के हैं। यौगिक भिन्न, ऊपर भी भिन्न, नीचे भी भिन्न, अंश भी भिन्न, हर भी भिन्न, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या होते हैं? यौगिक भिन्न। पांचवा एग्जाम्पल देखिए क्या होता है? यौगिक भिन्न, सॉरी, छठा एग्जाम्पल क्या होता है? सतत भिन्न। 2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 चलता रहेगा। कौन सा भिन्न है? सतत भिन्न। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा? भिन्न पढ़ लिया, भिन्न के प्रकार पढ़ लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो हम करेंगे वह एक आसान सा क्वेश्चन लेंगे और एक थोड़ा सा हार्ड लेंगे। हार्ड मतलब जो आपके ओलंपियाड या फिर कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह लेंगे। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। रफ कर दूं? तो आगे हम बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो किससे रिलेटेड है? फ्रैक्शन से रिलेटेड है। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपको दे रखा है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/n, 1 - 1/n, ये क्वेश्चन दे रखा है।
करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, या आप ऐसा लिख सकते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखिए, नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं, 3 माइनस 1/3, 4 माइनस 1/4, 5 माइनस 1/5, सो ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1/n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन करिए। आगे आगे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2/3, 4 माइनस 1 3/4, 5 माइनस 1 4/5, चलता रहेगा n-1/n, ठीक है, इसको आप n लिखिए, n-1/n, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट फ्रैक्शन का जो आपके हर दे रखा है वह 3 दे रखा है, सेकंड फ्रैक्शन का जो अंश दे रखा है वह 3 दे रखा है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे जो अगले टर्म का जो अंश है वह कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट वाले टर्म का जो आपके अंश दे रखा है वह इससे पहले वाले फ्रैक्शन के हर से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं सेकंड लास्ट टर्म लिखूं, सेकंड लास्ट टर्म अगर मैं लिखूं तो क्या होगी सेकंड लास्ट टर्म, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 3 4 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2, और यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 4 5 ये भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ऐसे होता रहेगा। लास्ट वाला टर्म n-1 से क्या कैंसिल हो जाएगा, n-1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 बचेगा, बाकी सारे टर्म कैंसिल, लास्ट में क्या बचेगा n बचेगा, बाकी सारे टर्म कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बच गया, इधर तो बच गया 2, और लास्ट में क्या बच गया n, लास्ट में क्या बच गया n बच गया। तो अब ऊपर बच गया 2 और यहाँ पे बच गया n, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया। ध्यान से देखिए क्या था, 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, सो ऑन 1-1/n, सॉल्व करते गए, कैंसिल आउट होता गया, अंश और हर बच गया, आंसर आ गया। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, चले आगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको कंफर्म करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जो आपके फ्रिक्शन है भिन्न है, इसमें मैंने लैंग्वेज लिखा है कि p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए आप। फ्रैक्शन में जो भिन्न होता है इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही बात है, कर सकते हैं। q जो है वह नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों है, क्योंकि p/q फॉर्म में अगर q की वैल्यू क्या है 0 है, q की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p/0 इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में 0 आते ही क्या हो जाता है इंफिनिटी हो जाता है। और अगर p/q में p की वैल्यू 0 है तो p/q क्या हो जाएगा आपके 0 हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि जब भी हम भिन्न वाला टॉपिक करते हैं तो इस बात में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई p/q है तो p/q में q की वैल्यू नीचे 0 हो सकती है या p की वैल्यू 0 हो सकती है क्या सर, सर 0 क्या भिन्न है क्या, या फिर नीचे अगर 0 आ जाए q की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या वह भिन्न है क्या। तो मैं आपको इस बात से रूबरू करवाना चाहूंगा, यह टॉपिक आपका क्लियर करना चाहूंगा कि p/q जो है उसमें q 0 नहीं हो सकता लेकिन p 0 हो सकता है। q 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि q अपॉन में 0 आते ही p/q क्या हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा। इसलिए जब भी हम भिन्न वाला टॉपिक करते हैं तो यहाँ पे यह बात हमेशा देखते हैं कि p/q में q इज नॉट इक्वल टू 0। आई बात समझ में, तो इस बात का आप सदैव ध्यान रखें। आगे चलते हैं एक क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपको
यदि x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन, ये ऐसे चलता रहेगा इंफिनिटी तक। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, यदि x की वैल्यू ये हो, अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, x की वैल्यू अगर ये हो तो क्वेश्चन कैसे होता है, x की वैल्यू ये है तो कुछ फाइंड करो, यहाँ पे कुछ फाइंड करने के लिए दिया ही नहीं है। क्या दे रखा है देखिए, यदि x इक्वल टू ये है तो 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, देन या तो 2x माइनस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, यही बात समझ में। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें, क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करनी है देखिए बताता हूं मैं। x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, आप देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज रिपीटेड होती जा रही है, एक के बाद में दो आ गया, दो के बाद वापस एक के बाद में वापस दो के बाद में वापस एक, ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब वापस चीज रिपीट हो रही है तो उसको वापस वही क्यों नहीं लिख देते, देखिए कैसे, यहाँ पे एक से लेके और इंफिनिटी तक मैं वापस लेट कर सकता हूँ या वापस मान सकता हूँ, माना ये जो चीज है वो वापस क्या है, x है, वापस x ही तो है, क्यों है, क्योंकि जो चीज यहाँ से आ रही है स्टार्ट हो रही है 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन, वही चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, यहाँ से भी इंफिनिटी तक चल रहा है, यहाँ से भी इंफिनिटी तक चल रहा है, कोई फर्क है क्या, कोई फर्क नहीं है, तो इसको मैंने वापस क्या मान लिया, x मान लिया, मान सकता हूँ ऐसे बेटा। देखिए तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन, इस 1 के अपॉन में सारा कुछ मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, तो सारा कुछ क्या हो गया, x हो गया, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, x लिखूंगा। अब देखिए आगे, x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन में, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन में x, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए x इक्वल टू, ये जो आपके नीचे फ्रैक्शन दे रखा है वह ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस x अपॉन में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे होगा ये, 2x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस में अपॉन में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे समझ आ रहा है, इसको मैंने x लिख दिया पूरी टर्म को, फिर सॉल्व कर लिया, आगे सॉल्व कर रहे हैं। आगे सॉल्व कैसे होगा, ये जो आपकी टर्म है वह इक्वल टू के उस तरफ डिवाइड में, तो जब भी इक्वल टू के उस तरफ कोई भी टर्म डिवाइड में होता है तो इस तरफ आने पर मल्टीप्लाई में हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 1 जो है इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ में, x के साथ में, और इस तरफ क्या है 2x प्लस 1 और साथ में प्लस में क्या दे रखा है, x दे रखा है। सॉल्व करते हैं, देखिए 2x प्लस 1 की x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इस तरफ 2x और x को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, इस 3x को मैं इस तरफ लेके आऊं तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू में क्या है 1 दे रखा है, तो ये x माइनस 3x कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1। इसको मैं क्या दे देता हूँ, इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी। अब देखिए आगे चलते हैं, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, मुझे पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1,
2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 4x, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अगर मुझे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर फाइंड करना है तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये फाइंड करना है, ऐसा कह सकता हूँ मैं। यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या बचता है, 2x स्क्वायर माइनस 2x। ऐसा क्यों किया मैंने, ये मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो 2x स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है उसकी वैल्यू मेरे पास में फाइंड पड़ी है, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1। इसको मैं अगर इक्वेशन 2 देता हूं तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर क्या मान रखूंगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x की वैल्यू दे रखी है 1, यहाँ पे रख दिया 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया 3, आंसर कितना आ गया अपने का 3 आ गया। आई बात समझ में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, x की वैल्यू दे रखी थी, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर पूछा था, तो यहाँ पे इसको जो रिपीट हो रहा था उसको x माना, सॉल्व कर लिया, इक्वेशन बनी, उसको इक्वेशन 1 दे दी, जो फाइंड करना था उसको लिखा, उसमें से कुछ कॉमन लिया तो हमने देखा इक्वेशन 1 में जो वैल्यू दे रखी थी वो पड़ी है, वैल्यू रखी, आंसर आ गया। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए देखिए हमने क्या पढ़ा, फ्रैक्शन पढ़ लिया, फ्रैक्शन के टाइप्स पढ़ लिए, फ्रैक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए। अब क्या पढ़ेंगे, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था कि 2 से डिविजिबल करने के रूल, 3 से डिविजिबल करने के रूल। अगर आपने पढ़ रखा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो देखिए यहाँ पे भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। भाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले यह जो टॉपिक है इसको 3 टॉपिक में कवर किया गया है। फर्स्ट वाला जो है वह है आपसे 2 से भाजकता। ये 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है, देखिए भाई किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वह 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। 2 से भाजकता का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक जो है किसी भी संख्या का वह 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है सम होना चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 ये सम होता है। तो 2 से भाजकता का नियम क्या होता है कि भाई कोई भी संख्या का अंतिम नंबर जो है वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। उसके बाद में आता है आपके 4 से भाजकता। 4 से भाजकता क्या होती है, अंतिम 2 अंक 4 से क्या होना चाहिए, भाज्य होने चाहिए। अंतिम जो 2 अंक है वह किससे भाज्य होने चाहिए, 4 से भाज्य होने चाहिए। उसके बाद में आता है आपके 8 से भाज्य या 8 से भाजकता, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें अंतिम 3 अंक जो है वह 8 से भाज्य होने चाहिए। अंतिम जो 3 अंक है वह आपके 8 से भाज्य होने चाहिए।
एग्जाम्पल के तौर पर भैया आप 2 और 4 तो समझ सकते हैं, 3 के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। 2 1 3 5 1 2। क्या यह नंबर 8 से डिविजिबल है? तो हम क्या चेक करेंगे, पीछे से जो अंतिम 3 अंक है वह चेक करेंगे। पीछे से अंतिम 3 अंक क्या दे रखे हैं भैया? 5 1 2। क्या 5 1 2 8 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 512 8 के पहाड़े में जाता है, 8 से डिविजिबल है, 8 से भाज्य है। तो 2 1 3 5 1 2 8 से भाज्य है, क्योंकि 512 8 से भाज्य है। ठीक है, साथ में कारण भी लिखा है। क्या 512 जो है वो किससे? 8 से भाज्य है। सही बात समझ में आपको? तो फर्स्ट पार्ट में डिविजिबल में 2 4 और 8 का दे रखा है। सेकंड वाला पढ़ेंगे हम, नोट कर लीजिए इसे। सिंपल सा है एकदम। सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे? 3 6 9। 3 से डिविजिबिलिटी, 6 से डिविजिबिलिटी और 9 से डिविजिबिलिटी। 3 से भाज्य, 3 से भाज्य। संख्या में अंकों का योग, जो आपके संख्या में अंक दे रखे हैं उन सभी का जो योग है वह क्या होना चाहिए? 3 से भाज्य होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम 5 1 2। वापस वही लेते हैं 5.2। क्या 5.2 में 5 प्लस 1 प्लस 2 कितना आ रहा है? 6 6 और 2 8। क्या 8 3 से भाज्य है? 8 3 से भाज्य नहीं है। इसका मतलब 512 जो है वह 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 513 लेता और उसमें मैं अंकों का योग करता हूँ, 5 1 और 3, मैं देखता हूँ 5 और 1 6 और 3 कितने आ गए? 9। 9 जो है वह 3 से भाज्य है। इसका मतलब क्या हो गया? 513 जो है वह भी क्या है? 3 से भाज्य है। आई बात समझ में? भाई 512 था, 512 में 5 1 और 2 तीनों का एडिशन किया, क्या आ गया? 8 आ गया। 8 3 से भाज्य नहीं है, इसका मतलब 512 भी 3 से भाज्य नहीं है। उसके बाद में मैंने देखा 513 जो है, अगर मैं इसमें एक अंक बढ़ा दूं तो इस 8 का क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो मैंने 513 ले लिया। 5 1 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। 9 3 से क्या है? भाज्य है। इसका मतलब 513 भी किससे भाज्य है? 3 से भाज्य है। आई बात समझ में? दूसरा देखिए, 6 से भाज्य। 6 से भाज्य क्या हो जाएगा? जो संख्या 2 और 3 से भाज्य होती है वह 6 से भी भाज्य होगी, है ना? तो 2 व 3 से भाज्य, 2 व 3 से भाज्य। जो भी संख्या 2 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करती है वह 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो करेगी। मतलब 6 से अगर कोई संख्या भाज्य है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि उसका जो इकाई का अंक है वह क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8। उसके बाद में क्या करेंगे, जब ये फॉलो हो जाएगा, 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह फॉलो हो जाएगा, उसके बाद में हम देखेंगे क्या, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, संख्याओं का जो एडिशन है वह भी क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबिलिटी, 3 से भाज्य होना चाहिए, तब जाके वह 6 से भाज्य होगा। आई बात समझ में? सिंपल सा है। 6 से जो भाज्य है वह 2 और 3 दोनों से भाज्य होना चाहिए। नंबर तीसरा, 9 से भाज्य। 9 से जो भाज्य है उसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो 3 से है वही 9 से है, लेकिन 3 की जगह पे 9 है। जैसे संख्याओं या फिर संख्या में अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। इस संख्या में अंकों का जो योग है वह किससे भाज्य होना चाहिए? 9 से भाज्य होना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, 513 ले लेते हैं वापस, क्योंकि इसका एडिशन क्या आ रहा है? 9 आ रहा है।
एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लेते हैं, 513, 5 प्लस 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यह 9 से भाज्य है, 9 खुद से तो भाज्य होता ही है, 9 से भाज्य, इसका मतलब 513 जो है 9 से भाज्य है। 513 भी किससे भाज्य है, 9 से भाज्य है। आई बात समझ में। तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ा, 2 से 4 से 6 से 2 से 4 से और 8 से डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद में हमने पढ़ा 3 से 6 से और 9 से डिविजिबिलिटी रूल। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। थर्ड में देखते हैं हम 5 से भाज्य। सभी को पता है, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं 5 का पहाड़ा लिखूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 20, 25, 30, तो आप एक बात इसमें गौर कर सकते हैं कि 5 के पहाड़े में अंतिम जो अंक है, लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, 5 0 5 0 5 0। तो आप अगर इसका पहाड़ा, इसकी टेबल बोलते जाएंगे तो पीछे वाला जो यूनिट नंबर है वह 5 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 ऐसे चलता रहेगा। तो 5 से भाज्य का रूल भी यही है कि यूनिट डिजिट, अंतिम अंक बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 से भाज्य, या तो 0 हो या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। आई बात समझ में। देखिए 10 से भाज्य, 10 से भाज्य क्या है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब बात करते हैं 11 से भाज्य। 11 से भाज्य, यदि कोई नंबर, यदि कोई संख्या 11 से भाज्य है तो उसका रूल क्या है, ध्यान रखिएगा, यह आपके जो रूल है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या दे रखा है, 11 से भाज्य, देखिए सम प्लस और विषम प्लस संख्याओं, या आप कह सकते हैं सम प्लस और विषम प्लस का अंतर 0 या 11, 22, 33, 44 NN हो। सर ये क्या लिखा है, देखिए सम प्लस और विषम प्लस का अंतर या तो 0 हो या फिर 1 1 2 2 3 3 4 4 NN। अब यहाँ पे सम प्लस क्या है और विषम प्लस क्या है, देखिए सम प्लस जो है वह आपके सम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग है, सम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग, और विषम प्लस जो है विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग है। ठीक है,
सम प्लस क्या है, सम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग, विषम प्लस क्या है, विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखेंगे, ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं। एग्जांपल, उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इस एग्जांपल में सम प्लस और विषम प्लस क्या होगा, देखिए सम प्लस का अर्थ है सम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग, और विषम प्लस है विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग। सम प्लस है आपके सम स्थानों पर, तो सम स्थान कौन कौन से हो गए आपके, 2 4 5 3 1। विषम स्थान कौन कौन से हो गए, 1 3 5 4। तो ऊपर वाले जो है वह आपके विषम प्लस है, क्या क्या हो जाएंगे, 1 3 5 4 2। ऐड करता हूं मैं, अगर 9 13 और 2 15, क्या आ गया, 15 आ गया। नीचे अगर मैं ये जो आपके, ये तो था आपके क्या, विषम प्लस, अगर मैं यहाँ पे सम प्लस करता हूं तो क्या आता है, 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, ये भी क्या आता है, 15 आता है। देख सकते हैं आप, सम प्लस और विषम प्लस दोनों क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो अगर मैं सम प्लस करूं और उसमें से विषम प्लस माइनस करूं, या मैं विषम प्लस करूं या सम प्लस माइनस करूं, तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। 15 माइनस 15 क्या आएगा, 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सम संख्या सम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग और विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योग, उन दोनों का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से अधिक हो, तब वह संख्या किससे डिविजिबल होती है, 11 से डिविजिबल होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सम प्लस क्या आ रहा है आपके 15, विषम प्लस भी क्या आ रहा है 15, 15 माइनस 15 क्या आ रहा है 0, 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब यह किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। आप चाहें तो आपको किताबों में और भी एग्जाम्पल मिलेंगे, सभी में यह रूल लागू होगा, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, n क्यूब माइनस n 3 से भाज्य है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, n क्यूब माइनस n किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। कैसे करेंगे देखिए, n क्यूब माइनस n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से n कॉमन लूं तो क्या बच जाएगा, n स्क्वायर माइनस n। इस n स्क्वायर माइनस n को मैं a स्क्वायर, सॉरी n माइनस 1 बचेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सेट कर सकता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे n माइनस 1 n प्लस 1, इस n प्लस 1 को मैं अगर पहले लिखूं तो n बीच में लिखूं और n माइनस 1 यहाँ पे लिखूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपके n प्लस 1 n और n माइनस 1 दे रखा है, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 लगातार संख्याएं हैं। ये क्या है, 3 लगातार संख्याएं, है ना। 3 लगातार संख्याएं कैसे, अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में, जैसे यहाँ पे 5 है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू क्या लूँ, अगर मैं n की वैल्यू क्या लेता हूँ, 5 लेता हूँ, तो यहाँ पे रखने पर 5 हो जाएगा, यहाँ पे रखने पर 6 हो जाएगा, यहाँ पे रखने पर 4 हो जाएगा। तो ये लगातार संख्याएं हैं, 4, 5 और 6। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 7 लेता हूँ तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 3 लगातार संख्याएं हो गई। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। और आपको पता है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 3 लगातार संख्याएं हमेशा किससे डिविजिबल होती है, 3 से डिविजिबल होती है। अगर नहीं पता है तो आपको याद रखना है ये कि 3 लगातार संख्याएं जो होती है वह 3 से डिविजिबल होती है। इसी तरह एक एग्जांपल और लिख सकते हैं हम, n की पावर 5 माइनस n जो है वह भी किससे डिविजिबल है, 5 से भाज्य है। एक मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, कीजिए आप, सिद्ध कीजिए n की पावर 5 माइनस n जो है वह 5 से भाज्य है। यह आपके लिए असाइनमेंट है, आप घर पे कीजिए और जो भी आंसर है वो आप कमेंट में दे सकते हैं। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ए बी बार प्लस बी ए बार किससे डिविजिबल है, 11 से भाज्य है। ठीक है, प्रूव दैट ए बी बार प्लस बी ए बार 11 से भाज्य है। कैसे करेंगे, देखिए, ए बी बार प्लस बी ए बार 11 से भाज्य है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ए बी बार को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं मैं 10 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। अगर मेरे पास में कोई नंबर ऐसे दे रखा है ए ए ए बार, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई ए प्लस 10 मल्टीप्लाई ए प्लस ए। ध्यान रखें इस बात को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ आइए। ए बी बार को क्या लिख सकता हूं मैं, 10a प्लस बी, और बी ए बार को क्या लिख सकता हूं मैं, 10b प्लस ए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10a और a कितने हो गए, 11a हो गए। b और 10b कितने हो गए, 11b हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 11a प्लस 11b। आप देख सकते हैं इनमें से 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन लेने पर क्या बच रहा है, a प्लस बी। यह जो नंबर दे रखा है टोटल, उसमें से 11 एक फैक्टर हो गया। अगर किसी संख्या का 11 फैक्टर है, इसका मतलब वह किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। अतः संख्या 11 से भाज्य है। क्यों है, क्योंकि 11 जो है वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो क्या दे रखा था, ए बी बार प्लस बी ए बार 11 से भाज्य है। सिंपल फॉर्म में लिखा, सिंपल फॉर्म में लिखने के बाद में इसमें से 11 क्या आ गया, फैक्टर आ गया। क्या बच गया, ए प्लस बी बच गया, इसका मतलब 11 से भाज्य है। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।